गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है? मॉर्निंग मॉर्निंग सर। अच्छा, बोर्ड दिख रहा है ना? कैसे हो बंटी? हेलो बंटी। आवाज जी क्लियर। ओके सर बंटी बढ़िया सर, हूँ मैं। गांव पे कि घर आ गए? हाँ सर आ गया नीचे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लोग फिर से आधुनिक इतिहास के कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। मैंने आपको अभी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, इसके अलावा हमने सामाजिक प्रभाव ये देखे थे 1857 के उसमें। अब हम लोग देखते हैं कि उसमें एक कारण आया था राष्ट्रवाद का उदय। अगर आपने देखा होगा तो राष्ट्रवाद का उदय तो उसमें हुआ था, तो ये हम मानते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय भी एक कारण था उसमें। लेकिन राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, ये भी एक अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है। दूसरा, इसके फैक्चुअल फैक्ट भी आते हैं कि इसमें 2 या 3 पॉइंट देने के बाद इसका क्वेश्चन बना लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राष्ट्रवाद के उदय का कारण नहीं है या राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण है। तो भारत में क्वेश्चन ऐसा बनता है, राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या है? भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है? तो कारण ओके वही है, कुछ डिफरेंस ज्यादा होती नहीं, लेकिन हमको उसको लिखना कैसे है ये। और अगर मंडे फैक्चुअल आ जाते हैं तो आपको पॉइंट से याद रहे कि इन पॉइंट के आधार पर ये आंसर हम लगा सकते हैं। तो पहला जो है, देखो राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है हमारे देश के प्रति जो एक भावना होती है, हमारे देश के प्रति जो लगाव होता है, हमारे देश के प्रति जो स्नेह होता है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। कहते हैं कि जैसे वो आपने एक संस्कृत का श्लोक सुना होगा कि जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिष्यसि, अर्थात जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा मतलब प्रिय होती है जन्मभूमि। तो जन्मभूमि के प्रति जो लगाव होता है उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। और वर्तमान में तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रवाद का जो है बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है। जब जब भी राष्ट्रवाद का उल्लेख होता है तो हम लोग दयानंद सरस्वती, जिसमें उन्होंने जो पुस्तक लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, साथ ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सब नाम हमको इसलिए याद आते हैं क्योंकि इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना के लिए या राष्ट्रवाद को जोड़ने के लिए या राष्ट्रवाद में युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपने अपने आंदोलन के माध्यम से क्या किया था, लोगों को प्रेरित किया था। तो राष्ट्रवाद वही होता है जो आज आप समझते हो, अर्थात देश के लिए लगाव, देश के लिए प्रेम, या देश पर अगर कोई सी आपदा आती है तो आप उसके लिए जुनून के साथ खड़े होते हैं, इसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद तो ये है। अब ये उदय के क्या कारण है? तो देखो, जैसे भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने जो नीतियां बनाई, उन्होंने जो शोषणकारी नीतियां बनाई, सभी क्षेत्र में बनाई, उसके कारण भारतीय लोग आपस में क्या होने लगे, एक होने लगे। और उनको अपने देश की भूमि के प्रति क्या होने लगा, लगाव होने लगा। अपने देश की भूमि को बचाने के लिए उन्होंने क्या, एकता का परिचय देना शुरू किया। उस स्थिति में जब अपनी भूमि के लिए या अपने देश प्रेम के लिए जब वो आपस में एक हुए, तो ये जो भावना जागी, इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और इस राष्ट्रवाद के अनेक कारण हैं। निश्चित रूप से हम 5-7 कारण ढूंढेंगे यहाँ से, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जो हम देश प्रेम के लिए जागरूकता बढ़ती है। तो सबसे पहले कारण में अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद का जो कारण है, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अंग्रेज भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जब राज कर रहे थे, तो उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ही क्या होता था, मतलब एक क्षेत्र में एकता बनती थी और वो अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते थे, अपना जो गुस्सा था उसको निकालते थे। लेकिन जब पूरे भारत में अंग्रेजों ने नीतियां लागू की, और साथ ही पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो एक ऐसा संग्राम था जिसने लगभग, निश्चित रूप से क्रांति सीमित रूप में हुई थी, लेकिन उसकी जो चिंगारी थी वो पूरे भारत में फैली थी, और जिसके कारण लोगों के मन में अंग्रेजों को भगाने के लिए देश प्रेम की जो भावना जागृत हुई थी। वहीं से पहला पॉइंट बनता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट था। तो पहला पॉइंट यहां से याद रखना, 1857 का संग्राम राष्ट्रवाद का उदय का एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों है कारण? क्योंकि यहां से देश की एकता दिखी थी, भले उसके साथ सभी वर्ग नहीं जुड़ा था, लेकिन
कहीं ना कहीं इस 1857 में क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ जब देश में हर क्षेत्र में लोग खड़े हुए, भले वो किसान हुआ, भले ही वो बुद्धिजीवी वर्ग हुआ, निश्चित रूप से बुद्धिजीवी वर्ग पूरा उसमें नहीं था, कई देशी रियासतें भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका विरोध तो किया था। तो राष्ट्रवाद की भावना में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहला पॉइंट बनता है, जहां से राष्ट्रवाद का उदय की शुरुआत होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित में से क्या है, तो वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा है कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा मैं, राष्ट्रवाद क्या होता है और उसके उदय के कारण क्या होते हैं। जैसे मान लो आज पाकिस्तान भारत पर युद्ध के लिए तैयार हो जाए, पाकिस्तान युद्ध करने या हमला करते हैं, तो आपके मन में निश्चित रूप से ये बात आएगी कि हम पाकिस्तान को जाके फोड़ दें। बस बैठे बैठे सोचा करेंगे, आपको बंदूक चलाना भी नहीं आती और बॉर्डर पे जाएंगे तो आप कर भी नहीं सकते ऐसा, लेकिन आपके अंदर जो एक ऊर्जा आई वही राष्ट्रवाद है। ठीक है, जैसे ही तिरंगा आपने देखा और उसकी तरफ आपको एक सलाम करने की जो इच्छा होती वही राष्ट्रवाद है। ठीक है, अगर आपने इस कोरोना महामारी में किसी लोगों की मदद की तो वो भी एक राष्ट्रवाद है। ठीक है, सभी राष्ट्रवाद की भावना के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है जो देश के लिए हम कर देते हैं वो भी राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद में सब चीज जुड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो बात आती है वो आती है अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो 1800 स्वतंत्रता संग्राम जो है वो पहला पॉइंट बनेगा राष्ट्रवाद के उदय के कारण में। दूसरा बनेगा सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को हम कैसे देख सकते हैं कि जो अंग्रेजों के समय जो भी हमारे देश के जो समाज सुधारक लोग थे, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, इन सब लोगों ने जो अपने सामाजिक सुधार के लिए और धार्मिक भावनाओं को प्रेरित करने के लिए जो आंदोलन चलाए वो भी राष्ट्रवाद का एक कारण है। वो कारण क्यों है? क्योंकि उन्होंने समाज सुधार में प्राचीन सभ्यताओं से हमको जोड़ने का एक वो दिया, मंत्र दिया कि हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो बहुत एक विशाल सभ्यता और सबसे अच्छी सभ्यताएं मानी गई। ठीक है, दूसरा यह है कि उन्होंने जो धार्मिक सुधार के मामले में देखा जाए तो उन्होंने जो हमारे धर्म की जो मतलब मुख्य मूल बातें थी उसको उन्होंने प्रसारित किया और लोगों को एक करने की कोशिश की, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो ईसाई धर्म का क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में उन्होंने युवाओं से अपील की थी कि हे मेरे देश के नौजवानों, आप इस अंग्रेजी रूपी जो बेड़ियां हैं इनसे मुक्त होने के लिए निरंतर क्या करिए, हमारे देश की रक्षा करिए, हमारे भारत माता की रक्षा कीजिए। तो ऐसे धार्मिक और सामाजिक जो आंदोलन हुए उसमें ब्रह्म समाज भी आता है, उसमें अगर हम देखा जाए तो रामकृष्ण मिशन भी आता है, अगर उसमें देखा जाए तो शुद्धि आंदोलन भी आता है, अगर उसमें जो देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन भी आता है। और जितने भी आंदोलन हुए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन वो सब के सब इस राष्ट्रवाद के उदय के कारण है। इसलिए उदय के कारण है क्योंकि इससे लोग प्रेरित हुए और अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुए, खड़े हुए। ठीक है, तो दूसरा कारण है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, इसमें 2-4 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तीसरा है भारत का आर्थिक शोषण। भारत का आर्थिक शोषण ये हो सकता है कि हमारे देश के कुटीर उद्योग जो थे वो समाप्त हो रहे थे, भारत का जो कच्चा माल था या जो यहाँ का कच्चा माल था वो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, हमारे देश का जो प्राकृतिक संसाधन था उसको उसका ज्यादा से ज्यादा उत्खनन हो रहा था, जिसके कारण भारतीय लोग जो थे वो अपना आर्थिक शोषण समझ रहे थे। यहाँ का जो लगान था, भू राजस्व कर था वो ज्यादा था, उसके कारण किसान परेशान थे। यहाँ के जो मतलब हर क्षेत्र में राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या हो रहे थे, जितनी भी रियासतें थी वो अंग्रेजों के अधीन जा रही थी। तो आर्थिक शोषण हो रहा था, कुल मिला के यहाँ का धन विदेशों में जा रहा था, अंग्रेज लेके जा रहे थे। तो ये आर्थिक शोषण भी सारे भारत के सभी लोगों को एक करने के लिए एक सकारात्मक प्रभाव हुआ और यही राष्ट्रवाद के उदय का तीसरा कारण भी माना जाता है। तो आर्थिक शोषण। अगला है पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति यह है कि 1835 में लॉर्ड मेकाले अंग्रेजी शिक्षा लेकर आया। ठीक है, जो कि एकदम से भारतीयों को मतलब एक तरीके से उस समय जब हमारे देश की साक्षरता दर ही नहीं थी, मतलब पढ़ने में रुचि नहीं लेते, तो उस समय उन्होंने अंग्रेजी हमको थोपी। साथ ही साथ हमारे रहन सहन में बदलाव आया, वहां की जो शिक्षा कल्चरल था वो हमारे देश में अपनाने लगे। तो ये भारतीय जो लोग थे उनको एक तरीके से ओल्ड टाइप का लगा कि हम
इससे क्यों मतलब घुले मिले। तो पाश्चात्य संस्कृति जो कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में थोपी जा रही थी, उसके खिलाफ भारत एक हुए, आपने देखा वो कपड़ों की होली जलाई गई, ठीक है। तो ये सब चीजें इसलिए हुई थी कि भारतीय कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो, और यही जो खड़े होने की जो एक तरीके से लालसा थी, वही राष्ट्रवाद का एक उदय के कारण में आता है। पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रभाव भी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में गिना जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। शिक्षित भारतीयों में असंतोष। अब शिक्षित भारतीयों में असंतोष इसलिए था कि निश्चित रूप से अंग्रेज क्या करते थे, जब जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र में जॉब करते थे अंग्रेजों के अधीन, या कह सकते हैं उनकी कंपनियों में, तो उनके साथ भी शोषण होता था। उनके जो अधिकारी थे वो ब्रिटेन के रहते थे, जबकि जितने भी निचले लेवल का तबका रहता था वो इंडियंस रहता था। वो तो उस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि नौसैनिक विद्रोह वगैरह जो हुए वो सब जो भारतीय सैनिक थे उनके खिलाफ हुआ। तो शिक्षित भारतीयों में असंतोष इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर उनके ऊपर भी शोषण होता था, उनके जो कार्यालय क्षेत्र थे वहां पर शोषण होता था। इसलिए ये भी एक तरीके से क्या है, शिक्षित भारतीयों में असंतोष भी जो है वो भी एक राष्ट्रवाद के उदय के कारण में गिना जाता है। समझ में आ रहा है? कोई समस्या है? हम लोग आगे बढ़ते रहें। हेलो? नहीं सर। ओके। जी सर आगे। अगला फैक्ट है इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता। तो राजनीतिक और प्रशासनिक एकता ये वाली थी कि जितने भी देश की रियासतें थी उसमें राजनीतिक एकता देखा जाए तो बहुत सारे हमारे देश के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने आपस में कुछ संगठन बनाए जैसे कांग्रेस हुई, या अन्य कई सारे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया हुई, या ब्रह्म समाज हुआ, ये जितने भी जो कुछ संगठन बने मान लो, तो ये संगठन एक राजनीतिक एकता का क्या है, प्रतीक है, जिससे लोग जागरूक हो सके। तो एक वो फैक्ट इसमें आता है। प्रशासनिक एकता में हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी नीतियां अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी उस क्षेत्र में जो भारतीय जो तबका था जो कि उनके अधीन कहीं ना कहीं काम करता था, उनके मध्य भी आपस में, जैसे आपने देखा होगा कि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई डिग्रियां हैं वो वापस लौटा दी गई, जैसे नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी, या उनके द्वारा कोई एक उपाधियां दी गई तो वो लौटाई गई। उनकी जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जितनी भी नीतियां थी प्रशासनिक, उनका भारतीय लोगों ने विरोध किया, और ये भी एक राष्ट्रवाद के उदय के कारण में उन्होंने मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल बने वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए, कि जब ये लोग पढ़े लिखे लोग जो है अगर ये अंग्रेजों के खिलाफ हो तो निश्चित रूप से अंग्रेजों की नीतियों में क्या है, दोष है। और इसीलिए भारत का जो मतलब असाक्षर जो तबका था वो भी उनके साथ जुड़ने में क्या हुआ, कामयाब हुआ। और इसीलिए राजनीतिक और प्रशासनिक एकता भी राष्ट्रवाद के कारण में गिना जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो एकता है वो भी राष्ट्रवाद का उदय का एक कारण है। अगला है विदेशी घटनाओं का सकारात्मक प्रभाव। इसको कोई एक बताएगा क्या हो सकता है विदेशी घटनाओं का सकारात्मक प्रभाव? 1857 से लेकर 1947 के बीच में कोई भी बोले क्या हो सकता है, ये कोई भी बताए कि क्या विदेशी घटना ऐसी हुई जिससे भारत में उसका इफेक्ट पड़ा? कौन बोलेगा? शीतल मैम है क्या? सर जो विश्व युद्ध चल रहे थे, गुड गुड गुड। हाँ, उसमें भारतीय सेनाओं को मतलब फोर्सफुली वो लोग लेके जा रहे थे, उन लोगों को दबाया जा रहा था कि आपको युद्ध में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। ओके, देखो ये तो है ही सही, भारतीयों का एक अलग इफेक्ट है। एक्चुअली में क्या हो रहा था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में कई यूरोपियन कंट्रीज जो थी या कई विश्व के जो कई देश थे वो अपने देश के लिए क्या कर रहे थे, मर मिट रहे थे कुल मिलाकर। ठीक है, एक जापान और रूस एक युद्ध हुआ था 1905 में, जिसमें जापान जैसे छोटे से देश ने रूस जैसे विशाल देश को हरा दिया था। वहां से जापान की जो राष्ट्रवादी भावना थी वो उजागर हुई थी। ये 1905 की बात है। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई, जिसमें रूस की क्रांति में रूसी लोगों ने अपने देश के लिए क्या किया, उस क्रांति में अपनी देश की भूमि के लिए अपने देश में अत्याचार को खिलाफ खड़े हुए, वो घटना। साथ ही अगर आपने देखा होगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जापान पर बमबारी की गई अमेरिका के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि कई देशों पर विश्व युद्ध में क्या हुआ कि विदेशी जो लोग थे उनके देश के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र कर सकते, तो वो देश के लोग जो अपने देश के प्रति जज्बा दिखाते थे, उससे भारतीय लोगों में ये मैसेज गया कि जब वो छोटे छोटे देश
अपनी भूमि की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो रूस की 1917 की क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी का हिटलर, मुसोलिनी, ये जो अपने देश के लिए एक तरीके से, भले उनका जो युद्ध लड़ने का जो तरीका था वो गलत था, हिंसात्मक था, लेकिन वो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे। इसलिए जो विदेशी घटनाएं हुई इसी दौरान, वो भी भारतीयों को राष्ट्रवाद के उदय के कारण में गिनी जाती है। क्यों गिनी जाती है? तो इसीलिए गिनी जाती है कि उनसे हमने सीख ली एक तरीके से, कि जब वहां पर वो छोटे छोटे देश प्रेम के लिए लड़ने मिटने के लिए तैयार है, तो हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते? तो विदेशी घटनाएं जो समकक्ष उस समय हुई, वो भी भारतीयों को राष्ट्रवाद के उदय के कारण में गिनी जाती है। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा उसका, उसमें आप जर्मनी का एग्जांपल दे सकते हो, जापान का एग्जांपल दे सकते हो, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध का एग्जांपल दे सकते हो, 1917 की रूस की क्रांति का एग्जांपल दे सकते हो, और रूस और जापान के मध्य युद्ध हुआ, वो अलग से गिना जाता है, लेकिन वो भी इसी का प्रभाव था। पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तिकाओं की भूमिका, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तिकाओं की भूमिका जो थी, देखो यहाँ पर फिर बात में वही कहूंगा जैसे दयानंद सरस्वती ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने लिखा संवाद कुमुदी, ठीक है। तो कुछ पुस्तकें ऐसी थी जिसको पढ़कर जो भावना जागती थी देश में लोगों को, वो जो पत्र पत्रिकाएं थी, जैसे चित्तरंजन दास ने निकाला था नील दर्पण, एक पत्रिका था, एक ये अखबार था। तो इन अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ छापा जाता था कि अंग्रेज हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, अंग्रेज हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो पत्र पत्रिकाएं और पुस्तिकाएं ये भी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में गिना जाती है, इसलिए गिनी जाती है कि उससे भी इन पत्र पत्रिकाएं और इन पुस्तकों से लोगों को जागरूकता बढ़ी थी, ठीक है। तो एक कारण वो भी यहाँ पर गिना जाता है कि भारत के जितने भी जो पुस्तक लेखक थे उस समय के, या हम कह सकते हैं उस समय जो अखबार छापे जाते थे, उन अखबारों में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ छापा जाता था। जब एक बुद्धिजीवी भारतीय वर्ग उसको पढ़कर जब उसका प्रसार करता था, जिससे लोगों को ये पता चलता था कि अंग्रेज हमारे खिलाफ इस टाइप की नीति अपना रहे, तो उस के कारण भी भारतीय लोगों के मन में क्या हुआ, एक राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, या देश प्रेम की भावना का जागृत हुआ। तो पत्र पत्रिकाएं, इसका लेक्चर अलग से बनेगा, पत्र पत्रिकाएं और उनके लेखक, ये अलग से लेक्चर है, क्योंकि उसमें से भी पुस्तक में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सारी पुस्तिकाएं जो है उन सबको हम पढ़ेंगे। तो पत्र पत्रिकाएं और पुस्तिकाओं की भूमिका जो है, ये सब के सब एक पूरा लेक्चर है, इसके लिए हम लोग हो सकेगा तो कल इसको देखेंगे। तो वो भी राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण है। जापान द्वारा रूस की पराजय, मैंने आपको भी बताया 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ था, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार का अर्थात मतलब यहाँ पर ये जापान और रूस के मध्य युद्ध हुआ था, वो रविवार के दिन हुआ था, इसलिए वो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो रूस जैसे विशाल देश को जापान जैसे छोटे से द्वीप देश ने हरा दिया था, वो भी एक सकारात्मक कारण भारत पर पड़ा था कि जापान जैसा छोटा सा देश अगर रूस जैसे देश को हरा सकते, तो हम अंग्रेज जो छोटे से देश से आए, हम भारत जैसे देश से इसको नहीं भगा सकते। तो ये भी एक सकारात्मक प्रभाव था। फिर राष्ट्रवादी व्यक्तियों के देश के प्रति ओजस्वी वक्तव्य, देखो अगर हमारे सामने किसी चीज को बार बार दोहराया जाता है, तो उसके प्रति हमारा लगाव निश्चित रूप से हो जाता है। वो हर क्षेत्र में लागू है। अगर आपको, जैसे दयानंद सरस्वती है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये लोग क्या करते थे, ये अपने वक्तव्य के माध्यम से, ये जैसे आपने गांधी जी को सुना या आपने सुभाष चंद्र बोस को सुना, तो ये ऐसे लोग थे जो राष्ट्रवादी लोग थे, और ये जब अपने वक्तव्य सुनाते थे, वक्तव्य से मतलब अपने जब भाषण देते थे, और वो भाषण कैसे रहते थे, ओजस्वी भाषण रहते थे, देश की भावना को जागृत करने के लिए रहते थे। मैंने आपको दयानंद सरस्वती का एग्जांपल दिया था कि उन्होंने युवाओं को जागृत करने के लिए बोला था कि आप इस अंग्रेजी रूपी बेड़ियों से मुक्त होने के लिए कंटिन्यू क्या करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये जो वक्तव्य होते थे, ये भी एक राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में क्या हुए, कामयाब हुए। आपने देखा जब कोई वीर रस का कवि आता है और वो पाकिस्तान के खिलाफ एक अपनी कविता गाता है, तो सारा जो हुजूम रहता है उसके सामने सुनने वाला, वो उसी समय युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आप सब लोग ऐसा महसूस करते हो कभी वीर रस के कवि को सुनना। लाड सिंह गुजर करके एक शाजापुर के कवि थे, वो वीर रस की कविताएं गाया करते थे। स्कूल के टाइम पे हम लोगों के यहाँ आए थे, पूरा स्कूल के जितने स्टूडेंट थे 12th तक, जिनको कुछ नहीं आता था लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार थे, 2005 की बात है। तो ये सब चीजें इसलिए होती है कि उनकी ओजस्वी जो कविताएं होती थी,
वो कविता इस प्रकार से बनाई गई थी और उसमें वीर रस समाहित रहता है, तो उससे हमारे देश के प्रति हमारी भावना क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा जल्दी जागृत हो जाती है। तो उनके जो वक्तव्य होते थे, मान लो जैसे आज मोदी जी ने कोई सी भी अपील की तो हम लोग तुरंत देश के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो एक तरीके से उनकी जो बोलने की जो शैली है, वो शैली सभी लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो जो ओजस्वी भाषण होते हैं या ओजस्वी वक्तव्य होते हैं, ये भी देश को एक करने के लिए क्या होते हैं, मतलब एक तरीके से कारगर साबित हुए, और ये भी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में गिना जाता है। तो ऐसे लोग जिनके वक्तव्य के कारण देश जागरूक हुए, तो उसमें एक पॉइंट ये बनता है, राष्ट्रवादी व्यक्तियों के प्रति ओजस्वी वक्तव्य। तो ये ओजस्वी वक्तव्य सभी के आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। इसके अलावा ये तो अलग चीजें हैं, हालांकि लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी जो नीतियां थी, प्रतिक्रियावादी की, उसने अखबार पर बैन लगा दिया था। उसने जो यूपीएससी की एग्जाम थी उसमें उम्र मिनिमम मतलब मैक्सिमम उम्र 19 वर्ष कर दी थी। उसने लाइसेंस राज लेकर आ गया था। तो ये सारी चीजें जो है उसकी प्रतिक्रियावादी जो व्यवस्था थी, उस समय भारतीय लोग जो थे उसके खिलाफ खड़े हुए थे, जिसे लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी जो नीतियां थी वो भी राष्ट्रवाद के उदय के कारण मानी जाती है। और सबसे बड़ा जो कारण है, ये जो हमारे समाज सुधारक लोग थे, उन्होंने ये बोला कि देखो, आपने देखा होगा एक वो चला था, फैक्ट चला था, वेदों की ओर लौटो, है ना, किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो उन्होंने ये अपील की थी कि हमारे देश की जो समृद्धशाली संस्कृति है, हमारे देश का जो प्राचीन अतीत है, उसकी तरफ तुम्हें पुनः लौटो, उसको देखो कि उसमें कितना हमारा समृद्धशाली इतिहास रहा है। तो वो भी याद दिलाया लोगों को, और जब वो याद दिलाया तो उन्होंने देखा कि प्राचीन काल में भारत जैसा समृद्धशाली देश विश्व में सबसे अलग अपना स्थान रखता था, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अतीत का जब अध्ययन किया गया तो लोगों को पता चला कि हमारा देश तो ऐसा हुआ करता था। तो ये भी एक राष्ट्रवाद की भावना के उदय में सबसे बड़ा कारण माना जाता है। उसमें सबसे चीजें जो दयानंद सरस्वती का वही जो कॉन्सेप्ट है या जो उनका वक्तव्य है कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो इसलिए कि उस समय का अगर आप अध्ययन करोगे तो भारत जैसा विशाल देश एक समृद्धशाली संस्कृति को लिए हुए था, और समृद्धशाली संस्कृति के आधार पर भारत की इस विश्व में एक अलग पहचान बनी हुई थी। तो ये भारत के अतीत की ओर जब पुनः अध्ययन किया गया तो ये भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए एक तरीके से भारतीय लोगों ने एक एकता दिखाई, और ये एक राष्ट्रवाद के उदय के कारण में गिना जाता है। तो ये 7, 8, 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारण। इसकी एक पृष्ठभूमि बनेगी, जब भी आप एक बड़ा आंसर लिखने जाएंगे तो इसकी एक पृष्ठभूमि बनेगी, और पृष्ठभूमि बनने के बाद इस पॉइंट्स के आधार पर कुछ आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखकर इस आंसर को बड़ा कर सकते हो। अभी अगर आपने इस एग्जाम में देखोगे तो 200 शब्द से ज्यादा बड़ा आंसर लिखना नहीं, 100 शब्द तो इससे से हो जाते हैं, 100 शब्द आपको लिखना रहेंगे, फिर आपको कंक्लूजन भी लिखना। लेकिन यहाँ पर प्री का क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण जो है वो राष्ट्रवाद के उदय का कारण में नहीं गिना जाता है या गिना जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी सुनाई है। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप दोबारा इन पॉइंट्स को रीड कीजिएगा। निश्चित रूप से ये पॉइंट्स हमारे राष्ट्रवाद की भावना के लिए वर्तमान में भी लागू होते हैं, उस समय भी लागू होते हैं। ठीक है, आज हम लोग लड़ते हैं तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, चाइना के खिलाफ लड़ते हैं, तो ये यही पॉइंट्स उसमें आते हैं। तो ये था आपके राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब जो अगला जो हमारा पॉइंट्स है वो है विद्रोह के रूप में। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार